अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। हम लोगों का जो है सलाम जय मूल निवासी करके है, इसलिए सभी भाइयों को जय मूल निवासी। इसके पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है, वो मैं अभी जब मैं प्रस्तावना करूंगा उसमें मैं बोलूँगा। अभी आए हुए सभी लोगों का, पत्रकारों का, कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का, खास तौर से हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। इन्होंने कार्यक्रम में नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने मालेगांव के लिए समय दिया। मैं खास तौर से उनका स्वागत भी करता हूं, उनका आभारी भी हूं। और सबसे पहले मैं हमारे वामन मेश्राम जी यहाँ पर आए, अकबर सेठ, अरे धूप में काय को इधर सेठ छाव में रखो ना, धूप में काय के लिए रखो। कुर्सियां इस तरह बड़ा छाव की तरफ, उधर धूप आ रही है ना। हाँ, उधर धूप आ रही है। अकबर सेठ, कहाँ है साल आर्थ में दो नहीं क्या। सबसे पहले ये हमारे यहाँ पर हमारे आए हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हमारे शहर के लिए मेहमान, हमारे तो संगठन के हमारे नेता हैं, लेकिन हमारे शहर के लिए मेहमान वामन मेश्राम जी को मैं चाहूँगा कि हमारे सूफिए खतीब मिल्लत हजरत सूफी अनीस अहमद कादरी साहब के हाथों उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं अकबर सेठ अशरफी साहब से गुजारिश करूँगा कि उनको वो हार पहनावे, शॉल पहनाकर उनको सत्कार करें। मैं हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बहुत स्नेही, बहुत हमारे साथ प्रेम करने वाले हमारे सरपरस्त जनाब अतर हुसैन अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शाल पहना करके हमारी सुजाता मैडम साहब का सत्कार करेंगे। और हमारी महिला की जो है वो हार पहना करके सुजाता मैडम का, महिरुन्निसा आपा, ये हमारी महिला विंग की आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा की है, वो सुजाता मैडम को हार पहना करके, वही हार का हार दे दो वो उनका हार पहना करके स्वागत करेंगे महिरुन्निसा आपा सुजाता मैडम का। बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसलिए बहुत बाकी के जो स्वागत और सत्कार है वो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कर लेंगे। भाइयों, आप जानते हैं कि हमारा देश 250 बरस तक ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी में था, लेकिन उससे भी ज्यादा खेद की बात यह है कि हजारों बरस तक इस भारत देश के जो मूल निवासी है, इस देश के अंदर जो रहने वाले जो लोग थे, उन पर कुछ बाहर के लोगों ने आकर के उनके साथ ऐसा अन्याय अत्याचार किया कि इंसानों ने इंसानों को गुलाम बना करके रखा। वर्ण व्यवस्था के नाम पर, स्वर्ण व्यवस्था के नाम पर स्वर्णों को, शूद्रों को अलग अलग कर करके हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखा, मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से हमारे पूर्वजों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे लोग आए, उन्होंने हमारे अंदर जागृति पैदा की, समाज के अंदर एक जागृति लाने के बाद में हम लोगों ने शिक्षा ली, हम उस गुलामी से आजाद होने की कोशिश की। और देश गुलामी से जब आजाद हुआ तो हम लोगों को भी एक आजादी मिली। हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान 1950 को इस देश को दिया, उस संविधान के अंदर भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने जिन लोगों को पैदा किया, उस पैदा करने में उसने किसी के अंदर फर्क नहीं किया, तो सब इंसान बराबर है। इसलिए इस देश के अंदर भी सब लोगों को बराबर का अधिकार उस भारतीय संविधान के अंदर दिया गया। लेकिन आजादी के 31 बरस गुजरने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि कुछ संगठन हैं, कुछ लोग हैं, मैं नाम लेकर बोल सकता हूं कि आरएसएस जैसे संगठन के लोग
वापस हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति को देखते हुए समझते हुए कि 23-31 बरस में वापस से देश तो गुलामी में से निकल गया, लेकिन हम लोगों को वापस से जो गुलामी थी पिछड़े के नाम से, शूद्र के नाम से, जो गुलामी में हम लोगों को वापस ले जाने के लिए फिर से प्रयत्न शुरू हो गया है। उस समय में 1978 में 1978 में माननीय कांशीराम जी ने और जो भी देश भर के हमारे विचारवंत लोग थे उन सब लोगों के मशवरे से एक संगठन बनाया गया और उस संगठन के थ्रू केडर बेस पर सामाजिक रूप से जागृति के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1978 तक एक ही पक्ष का राज था, लेकिन जब हम लोगों की आंख खुली 1978 में, उसके बाद में यहाँ पर सत्ता पलट होना शुरू हो गई। जो असली चेहरे थे वो सामने आने लग गए और आज वही असली चेहरा जो है आज भारत पर राज कर रहा है। लेकिन वो जो राज कर रहे हैं उन्होंने उस संविधान को, जो हम सब लोगों को समान अधिकार देता है, उस संविधान को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर जब वो संविधान नहीं बदल सके तो दूसरे ढंग से काम कर रहे हैं। मैं खास तौर से वामन मेश्राम जी की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप देश भर चलते हैं, आपकी आवाज देश भर में सुनी जाती है और मैं समझता हूं कि जो आवाज वामन मेश्राम के मुंह से निकलेगी, सत्ता को लगेगा कि ये देश की आवाज न बन जाए, उसको फौरन उस समस्या को हल करने की कोशिश करेगी या तो दबाने की कोशिश करेगी। तो हमारे यहाँ की समस्याएं मैं इनके सामने रखना चाहता हूँ। शायद हमारे यहाँ की समस्या आपको लगे कि ये पूरे देश की समस्या है। हमारे यहाँ पर आज से 7 से 8 बरस पहले महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी कि जो मालेगांव की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो नगर परिषद है, यहाँ पर आबादी बढ़ने के बाद जो 250 सफाई कर्मचारी किसी जमाने में हुआ करते थे, आज से 30-35 साल पहले, उसके बाद 700 कर्मचारी हुए। 700 कर्मचारियों के अंदर जो रिटायर हो गए, जिनकी मौत हो गई, उनकी जगह अनुकंपा भर्ती करने की बात तो होती नहीं है। जैसा कि अभी महाराष्ट्र शासन ने फैसला लिया कि 3 लाख अनुकंपा की भर्ती करेंगे, तो उसमें मालेगांव का भी हिस्सा है। लेकिन जो आबादी बढ़ी, जो जरूरतें बढ़ी, तो यहाँ पर 2700, ध्यान दीजिए आप मीडिया के लोग भी, 2700 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। लेकिन चोर रास्ते से अगर वो नौकरियां दी जाती है तो बहुजन समाज को मिलेगी, पिछड़े वर्ग को मिलेगी। हम लोगों के पास बड़ी नौकरियों में तो ये हमको रखते नहीं है। छोटी मोटी नौकरियां हम लोग करते हैं, कहीं पर मेहतर का काम करते हैं, कहीं सफाई कामगार करते हैं, कहीं गटर कामगार करते हैं, छोटे मोटे काम हमको मिल जाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, हम गुलामी से बचे रहते हैं। लेकिन हमारे बच्चे उस रोजगार से जुड़ जाएं, हमारे बच्चों को परमानेंट रोजगार से वंचित करने के लिए शासकीय किमान वेतन के अनुसार हमको तनख्वाह देने पड़े, इसके लिए और जो कुछ कंपनीज हैं, अब कंपनियों में किसकी अजादारी आप समझ सकते हैं, कौन कंपनियों को चलाते हैं आप समझ सकते हैं। कंपनियों को सफाई का ठेका दे दिया गया, 2700 लोगों को आज 7 बरस से हमारे यहाँ रोजगार से महरूम रखा गया है। ये एक उदाहरण है। अगर वो सब भर्ती करेंगे तो हमको जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस आरक्षण के तहत हम लोग वहां नौकरियों पर जाएंगे। लेकिन अगर वो कंपनियों को ठेका दे दिए तो प्राइवेट कंपनियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं है। इसलिए हमारे जो मैं उनके सामने हमारे मसाइल रख रहा हूँ, हमारे शहर के मसाइल रख रहा हूँ, तो 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इस तरीके से देखिए, ये जो है इस तरीके से हमारा पूरे देश के अंदर शोषण होता है। प्राइवेट कंपनियों के ऊपर कोई आरक्षण नहीं है। अभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, बिजली बोर्ड, उसको भी रिजर्वेशन में उसको भी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी हमारी कोई भर्ती नहीं होगी, प्राइवेट कंपनियां उनके ऊपर राज करेंगी और उस कंपनियों का प्रॉफिट जो है किसी एक के उसमें जाएगा। उन प्राइवेट कंपनियों के जरिए से ये शोषण हम पर होता है कि जो इस हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटीज की जो इंडस्ट्री है, पावरलूम इंडस्ट्री के हालात कितने खराब है। वो प्राइवेट कंपनी जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है और सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ से हमको रोजगार जो हमारे जो सर्विस में हम लगने वाले थे उसको छीना जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे रोजगार जो चल रहे हैं उस पर बिजली के दाम बढ़ा करके हमारे उस रोजगार को तबाह किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी मिलों के कपड़े बिके और हमारे कपड़े महंगे हो जाए तो हमारे कपड़े ना बिक सके। ये इस तरीके से हमारे शहर की सनत को भी तबाह करने की बात की जाती है।
हमारे नौजवान छोटी मोटी किराने की दुकान लगाते हैं, तो अंबानी जैसे लोग जो है तो वो मार्ट चालू कर देते हैं ताकि हम छोटी मोटी दुकानें लगा कर भी रोजगार न पैदा कर सकें। तो ये जो मालेगांव के साथ जो अत्याचार खास तौर से जो बिजली बोर्ड का है, अभी 37% बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली का रेट है। उसके बावजूद यहाँ 37% रेट बढ़ाने के लिए MERC में इन्होंने जो नियामक मंडल है उसमें इन्होंने अर्जी दिया हुआ है। अगर इतना रेट बिजली का बढ़ जाएगा तो हमारे सनतकार का कपड़ा बहुत महंगा होगा। हमारी मार्केट में हमारे कास्टिंग बढ़ेगी तो हमारा कपड़ा महंगा होगा, तो मार्केट में हमारा कपड़ा कौन खरीदेगा? ये सब लोग हमारे मालेगांव के पूरी सनत, मालेगांव की पूरी इंडस्ट्री जो है उसी पर टिकी हुई है। तो इसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप उस बावन मेश्राम जी उसके बारे में आवाज उठाए। हमारे आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा 280 आंगनवाड़ियां नई मालेगांव में शुरू होना है। सीधी बात है कि आंगनवाड़ी की सेविका और पराचिका के जो काम है वो कोई ऊंची जात के वो लोग नहीं करेंगे, हमारे गरीब लोग ही करते हैं उसके अंदर। मगर 280 आंगनवाड़ियां शुरू करने का प्रस्ताव है, सरकार शुरू नहीं करती। उलट जो हमारी आंगनवाड़ी कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनके हक को मारा जा रहा है, उनको न किमान वेतन दिया जा रहा है, ना उनको पेंशन का हक दिया जा रहा है, ना इतर अधिकार दिया जा रहा है। तो इस तरीके के मसाइल, इस तरीके की समस्याएं हमारे मालेगांव में है। मैं समझता हूं कि यही देश की समस्याएं हैं। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि वामन मेश्राम जी जो हैं तो उन्होंने ईवीएम घोटाला, आप जानते हैं कि ईवीएम की मशीन के साथ जैसा कि पहले था कि रिमोट से चलता था, जो भी दिखाई नहीं देता मगर काम होता है, तो इसी तरीके से हम लोगों को आरक्षण हमारा खत्म किया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के हवाले करके। दिखाई नहीं दे रहा है मगर काम हो रहा है आरक्षण को खत्म करने का। इस तरीके से जो दिखाई नहीं देता, इस तरीके से ईवीएम के अंदर घोटाला करके आज लोग सत्ता पर काबिज हैं। जब तक इस घोटाले को हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम लोगों को हमारा अधिकार है हम ले नहीं सकेंगे। तो इस ईवीएम के घोटाले के खिलाफ में भांडा फोड़ने के लिए परिवर्तन यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं हमारे वामन मेश्राम जी। वो अपने जो इस यात्रा के बारे में भी बताएंगे और मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोकल इश्यूज है उनके बारे में भी वो बोलेंगे। मैं आप सभी के सामने वामन मेश्राम जी। साथियों, यहाँ कुछ बातें हमारे साथी ने बताई आप लोगों को, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित है वो सवाल पूछे ताकि मैं उन लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। एक एक करके जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। ये आपकी यात्रा जो आप इसका उद्देश्य क्या है और क्या लोगों को आप समझाएंगे? ये जो यात्रा है ये ईवीएम के द्वारा घोटाला करके चुनाव जीता जा रहा है। 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। उसके दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है संक्षिप्त में कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके ये कहा। तो ये जानकारी मीडिया लोगों के मेहरबानी की वजह से, मीडिया की मेहरबानी क्या है, उन्होंने इतनी बड़ी खबर को छापा ही नहीं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। ये जो मेहरबानी है पत्रकारों की या मीडिया वालों की, इस खबर को उन्होंने छापा ही नहीं, इतनी बड़ी खबर, और इस वजह से देश के लोगों को मालूम ही नहीं हुआ ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम की गड़बड़ी रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, ये भी लोगों को पता नहीं है क्योंकि खबर छापी ही नहीं गई। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये जानकारी लोगों को नहीं है, वो जानकारी लोगों को बताना,
ये हमारा मकसद है। ये मैंने पहले यात्रा निकाली थी, उसमें ये मैंने बताया। अभी इस यात्रा का पार्ट 2 अभियान चल रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि जो पहले यात्रा में मैंने घोटाले के संबंध में जानकारी बताई थी, अब ये घोटाला और ज्यादा बढ़ गया है, घोटाले की और ज्यादा नई जानकारी आ गई है। तो ये जानकारी लोगों को बताने के लिए ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 ये निकाला जा रहा है। ये 365 दिन चलेगा, 21 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक। ये सारे देश भर में चलेगा, 674 जिलों में चलेगा। पैदल यात्रा रहेगी। इसमें 4 व्हीलर गाड़ी के साथ में ये हमारी यात्रा है, और शहर जहाँ कार्यक्रम चलता है उसके पहले 4-5 किलोमीटर, कई 2 किलोमीटर, कई 4 किलोमीटर, कई 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पैदल चलने का भी कार्यक्रम चलता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो वो पूरी तरह से पैदल चल रहे थे। जो भी वो स्टेट से गुजरते थे, खासकर देहातों में, खेड़ों में लोगों से मिला करते थे, उनके मसाइल जाना करते थे। आप थोड़ा ही चलने वाले 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो आम लोगों के मसाइल तक आप पहुँच पाएंगे? तो 112 जिलों में ही चले हैं, 674 जिलों में चलने वाला हूँ। थोड़ा कैलकुलेट कर लो। ईवीएम के बारे में जो आपने बताया, इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था 2019 के पहले कि भाई आप करके बताइए, प्रैक्टिकल करके बताइए किस तरह से ये घोटाला होता है। तो उस समय तो कोई पार्टी वहाँ पर गई नहीं प्रेजेंटेशन के लिए, खुद आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर गई नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो असेंबली है दिल्ली की, वहाँ पर उसमें वो करके दिखाया था प्रैक्टिकल। तो उस समय तो यानी कोई ऐसा वहाँ पर पहुँचा नहीं एविडेंस लेकर के। 2019 के लोकसभा के जस्ट ऐसा किसने कहा? ऐसा न्यूज में आई थी ये सारी बातें। ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है। समझो, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आप पर बलात्कार का आरोप लगाया, आप कोर्ट में जाके कहोगे हाँ बराबर है उसका आरोप, कहोगे कि प्रतिवाद करोगे? नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे, यही कहोगे ना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ईवीएम मशीन निर्दोष है। तो समझ में आ रहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा ईवीएम मशीन निर्दोष है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया चुनाव आयोग को, कहा कि चुनाव आयोग आकर ईवीएम मशीन को निर्दोष साबित करे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग की बात को सुना। सुनने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग का सुनने के बाद दिया ना। मान्यवर, आप समझ में आ रहे हैं? आप पत्रकार ज्यादा ज्ञानी होते हैं भाई, वेरिफिकेशन समझते हो। कोई आदमी कुछ कह रहा है तो सच और झूठ का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल, सच और झूठ को परखने का और उसके बारे में फैसला करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले का कानूनन मतलब जानते हो? कानून है। ईवीएम घोटाला करती कानून है, उसको पेपर ट्रेल लगाकर घोटाले को रोकना कानून है। ये मेरा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? तो काय के लिए आया फिर मैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो मान लो सरकार जो चला रही है, मान लो सरकार चला रही है, सरकार ने कोई गलत फैसला किया, तो सरकार ने फैसला गलत किया। मान लो किसानों के विरोध में नरेंद्र मोदी ने एक गलत फैसला किया, तो सारे किसान दिल्ली में इकट्ठा हो गए,
हो गया कि नहीं? बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी ने नहीं माना, बराबर है, फिर छक मार के माना ना, माना कि नहीं यार? आप पत्रकार लोग हो ना, माना ना। नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ू आदमी है, मानना पड़ा ना, झुकना पड़ा ना। क्यों? आंदोलन। सही बात होने के बावजूद भी सरकार नहीं मान रही, तो किसानों को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने की वजह से सही बात को सरकार को मानना पड़ा। आंदोलन करना पड़ेगा ना, ठीक है? ईवीएम अगर गलत कर रही, आंदोलन करना पड़ेगा। आपको मेरे पास ये बहुत सारे ये सबूत मेरे पास है, ये लिखित सबूत, ये सारी फाइल लेके चल रहा हूं। इसमें 112 ऑफिसर्स, जिसमें मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी और 48 आईएएस आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए, करवाया, मतलब जिन्होंने अपने से इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाया, उन्होंने 17 सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछे। वो सब मेरे पास लिस्ट है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। अब आप मुझे सवाल पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा हूं ना। क्यों? मैं डेमोक्रेटिक हूं, मैं जवाबदेही मानता हूं। अगर किसी ने सवाल पूछा तो मेरी जिम्मेदारी है जवाब देना। अगर चुनाव आयोग को सवाल पूछा जा रहा है, लिखित सवाल पूछा जा रहा है, और वो जिन लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, वो उन लोगों ने सवाल पूछे, जवाब नहीं दे रहे, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सर, जनता को ये जो अहम मसला आप लेके चल रहे हैं, इससे भटका दिया जा रहा है, बेरोजगारी से भटका दिया जा रहा है, और धर्म के इसमें ये करके अभी मौलाना अरशद मदनी का जो बयान आया था उसके बारे में, तो आप इस बारे में क्या सोचते कि इस देश में पहले, आपका अभ्यास है उस बारे में, तो इस देश में पहले जो है आदम अलैहिस्सलाम आए थे, ऐसा उनका कहना है, और उस पर बहुत बड़ा बवाल मीडिया ने भी उठाया और लोगों ने भी उसको विरोध किया, लेकिन आपका बयान इस बारे में क्या है? देखो, ये जो लोग, मदनी साहब ने जो बयान दिया, तो आरएसएस के लोग बयान देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं, फिर आरएसएस के लोग देते हैं, आरएसएस के लोग देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं। तो इस झंझट में मुझे नहीं पड़ना है। मैं इतना गधा आदमी नहीं हूं, समझ रहे क्या? मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो, आपको बात समझाने के लिए। एक है ब्राह्मण। जब मुसलमान भारत में आए तो यहां के प्रजा को कहा हिंदू। दयानंद सरस्वती ने अपने किताब में लिखा कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती की 200 साल का जन्मदिन मनाया नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में, अभी दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी ने उसका जन्मदिन मनाया 200 साल का, वो भी गुजराती है, राजकोट का, दयानंद सरस्वती। वो कहता है हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, और नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये कहते रहते। तो ये ब्राह्मणों की बनाई हुई आरएसएस है, ब्राह्मणों की बनाई हुई बीजेपी है। तो हम ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की थ्योरी है, एक ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण क्या कहता है, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं। चलो ठीक है, उनकी बात को मान लेते हैं, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान। तो ब्राह्मण हिंदू किसको कहते हैं? ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं। हम कहते भाई तुम कौन हो हमको हिंदू कहने वाले? तुम कौन हो? जब संविधान ने हमको एससी एसटी ओबीसी कहा, तो तुम हमको हिंदू कहने वाले कौन हो? ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, मनुस्मृति में हिंदू शब्द नहीं है। अरे तुम्हारे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है भाई। तुम्हारे धर्म का नाम तुम हिंदू कह रहे हो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं है। मेरे इस सवाल का किसी ब्राह्मण ने आज तक जवाब नहीं दिया।
हम कहते हैं हम हिंदू नहीं है, मूल निवासी है, भारत के मूल निवासी है। और ये मूल निवासियों को इस देश का क्या करना है क्या नहीं करना है वो मूल निवासियों का अधिकार है। वामन साहब, आप दबे कुचले और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। मालेगांव में एक साल पहले घटना हुई थी 12 नवंबर की, जावेद अनवर साहब भी उसमें आरोपी है। हाँ। तो आपकी तंजीम या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे इस बारे में क्या करी है या कुछ करने वाली थी क्या? क्या 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 इशू है? उनके ऊपर FIR सख्त लगा जो है, कलम अच्छा। लगी। हाँ, 307 के आरोपी ने लगी है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनके ऊपर 307 लगा। हाँ तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या देश के कानून के अनुसार जी। अगर मेरे ऊपर लगा, किसी और पर लगा, तो देश का कानून क्या कहता है कि हम लोगों को कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में अपने को निर्दोष साबित करना होगा। अगर मान लो ये झूठा है आरोप हाँ तो झूठा साबित हो जाएगा, बराबर है। मेरे खिलाफ भी बहुत सारे ब्राह्मणों ने FIR किए। मैंने हाई कोर्ट में कई जगह एप्लीकेशन लगाया, ये झूठा किया, ये झूठा FIR है, इसको स्क्वैश खत्म कर दो। तो 2-3 हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ जो ब्राह्मणों ने FIR किए स्क्वैश कर दी क्यों? झूठे थे। सबूत चाहिए ना। अरे जब हम कोई गलत काम कर नहीं रहे, मैं तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूँ, उल्लंघन नहीं करता हूँ। दूसरा उल्लंघन करे तो मैं उसके विरोध में कार्रवाई करने के लिए कहता हूँ। अगर मैंने कोई कानूनी अपराध किया तो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं, अपनी बात लोगों के सामने रखता हूं। आर्टिकल 19 संविधान के तहत मुझे अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया। तो लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण लोग या ये लोग क्या कहते हैं, नहीं वामन मेश्राम का कार्यक्रम ही नहीं होना। अरे मैं बोल रहा हूं क्या RSS का कार्यक्रम ही नहीं होना चाहिए? मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं RSS को भी आर्टिकल 19 के तहत कार्यक्रम करने का अधिकार है, भाजपा को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है, विश्व हिंदू परिषद को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूं इसको मना करो, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे भी अधिकार है, मुझे भी अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। उनकी समस्या क्या है, जो मैं कहता हूं उसका जवाब ही उनके पास नहीं होता, इसलिए वो क्या कहते, नहीं इनको कार्यक्रम ही करने मत दो। अरे ऐसे कैसे होगा भाई? ये तो आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने मुझे अधिकार दिया, RSS के लोगों के बाप ने दिया क्या? RSS के लोगों को भी बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। RSS पर पाबंदी लगी कि नहीं 2-3 बार? तो जो RSS के लोग बोलते हैं संविधान गलत है, वही RSS के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, बोलते आर्टिकल 19 के तहत हमको दोबारा संगठन चलाने का अधिकार दिया जाए। अरे बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। अरे तुम संविधान को मानते नहीं हो, तुम उसी संविधान का आर्टिकल 19 लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं इन RSS वालों को बराबर, ये आर्टिकल 19 के तहत उनको भी अधिकार है। यानी वो संविधान को मानते नहीं, मगर जब पाबंदी लगाई तो उसी संविधान को लेकर गए। इतने हरामखोर लोग हैं। सर आपने सर एक बात सर की आंदोलन इनको मैं बता देता हूँ। EVM के आप लिए मतलब EVM के लिए जो बात चल रही है, जी। इसलिए आंदोलन करना पड़े, जी। तो क्या जन यात्रा के बाद आपका कोई बड़ा आंदोलन देश में शुरू होने वाला है? देखो 2 काम करने वाला हूं। एक, दिसंबर-नवंबर के आसपास भारत बंद करेंगे, इसकी तैयारी के लिए तो कर रहा हूं। पहले तो जागरण करना पड़ेगा ना, लोगों को यकीन तो दिलाना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ होती है। मैंने एक और घोषणा की, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वो घोषणा ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि EVM में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। ये मैं सारे देश भर में बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लोग ऐसा कहते हैं EVM में घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। मेरे को सवाल पूछो किसी भी प्रकार का EVM के बारे में, हर सवाल का जवाब दूंगा, घोटाले का जवाब दूंगा, सबूतों के साथ दूंगा। ये क्या है, ये तो सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत है। ये लोगों के पास खबरें नहीं पहुंची, इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं है। आपके साथ मौलाना खलीलुर रहमान, सज्जाद नोमानी जुड़े हुए थे पीछे, आप भी जुड़े हैं या फिर थोड़ा सा?
सज्जाद नोमानी साहब को पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे छोड़ करके भागवत बड़े अच्छे आदमी हैं, भागवत बड़े कद के नेता है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, ऐसा बयान नोमानी साहब क्यों दे रहे हैं? क्या उनको विदेश से जो फंड आ रहा है उसका सवाल की फाइल उनके घर में भेजी गई क्या? नरेंद्र मोदी ने, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मिडल ईस्ट से नोमानी साहब को फंड आता है और वो भारत सरकार रिजर्व बैंक के थ्रू आता है। सारा डॉक्यूमेंट सरकार के पास अवेलेबल है। वो सारा डॉक्यूमेंट का आधार बनाकर आपको विदेश से पैसा आता है। ऐसा मामला नोमानी साहब के सामने उठाया गया। नोमानी साहब ने मुझे पहले ही, साल भर पहले ही बोला था कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। इस प्रेशर के बावजूद भी मैं आपका साथ सहयोग कर रहा हूं। नोमानी साहब ने मुझे कहा अब एक लिमिट के बाद प्रेशर पड़ा होगा, और वो प्रेशर क्या है आपको बताता हूं। कलीम सिद्दीकी साहब का नाम सुना? कलीम सिद्दीकी साहब और उनके और एक साथी को, जो नोमानी साहब के बहुत नजदीकी लोग हैं, दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। नोमानी साहब को इशारा करने के लिए उनको अंदर डाला। नोमानी साहब, तुम्हारे नजदीकी को हमने अंदर डाला है। उसके बाद बयान आया नोमानी साहब का मेरे खिलाफ। आप समझते नहीं हो भाई करम, मैं तो सारी बातें जानता हूं, सारी बातें जानता हूं। तो नोमानी साहब की मजबूरी है, मैं उनके मजबूरी पर उन पर दया कर सकता। ठीक है, आप जेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने एक बार मुझे कहा था, मेजराम साहब अब मेरी उम्र जो है, आप देख रहे हैं मैं इस समय, मैं इस लड़ाई के लिए जेल में भी जा सकता हूं, मगर अभी मेरी उम्र जेल में जाने की लायक नहीं है। उनकी उम्र 69, मेरी 66। मैं तो जेल में जाके आया नरेंद्र मोदी के गुजरात में, और भी जाने के लिए तैयार हूं। गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे नहीं हो गए, वो महान हो गए। मैं कौन सा छोटा होने वाला हूं भाई? मैं कौन सा चोरी चकारी डकैती डाल के जेल में जा रहा हूं? मैं तो देश के हित में, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में लड़ाई लड़ रहा हूं। कलीम सिद्दीकी की बात आप निकाले तो इस बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? पर देखो, ये सारी बातें क्या हो रहा है, ये जो सरकार है, ये सरकार ये जानती है, बीजेपी आरएसएस, कि कोई मुसलमान को समझा के तो वो बीजेपी में आने वाला नहीं है। डरा के आने वाला। आप समझदार ज्यादा हो, ठीक है? क्योंकि मेरे बोलने के पहले आप बोलते हो, इसका मतलब आप समझदार हो। हाँ? शहर के उर्दू मीडिया के वरिष्ठ। हाँ, तो फिर तो इसका मतलब जानकार है। सारे देश भर में मुसलमानों को डराने का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। ये बात, बहुत सारे मुसलमान, मैंने टीवी पर एक मुसलमान देखा, शिंदे ने लगाया ना, वैसा मुसलमान एक बयान दे रहा, वो भी इधर लगाया हुआ। अरे मैंने कहा ये कैसा मुसलमान है यार, ये शिंदे की तरह टीला लगाया हुआ मुसलमान, ये तो बड़ा अजीब किस्म का मुसलमान। ये हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दोनों है क्या? ये सारा डर है, ये डराने का काम कर रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है कि 14 अगस्त 47 तक मुसलमान मजलूम नहीं था। 15 अगस्त 47 से मुसलमान को मजलूम बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब लगभग मुसलमानों को मजलूम बना दिया गया, तो मुसलमान नए नए मजलूम हैं। हम 2000 साल के मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए, मजलूम और मजलूम की एकता होनी चाहिए। आपकी पिटाई हो रही है 70-75 साल से, हमारी 2000 साल, हम पुराने मजलूम, वो पिटे पिटाए, मतलब हमारे घाव पता नहीं कितनी बार लाल हुए, हरे हुए, आपके नए नए घाव है, तो आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा है। हमारी बार कितनी साली पिटाई हुई, उसका कोई लिमिट नहीं, 2000 साल तक बहुत। और ऐसे पिटे पिटाए लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, और बहुत जोर से लड़ रहा हूं।
बहुत मुश्किल होता है बीजेपी वालों को हमारी बात को गलत साबित करना, आरएसएस वालों को गलत साबित करना। मैं तो ऐलानिया कहता हूं, मैं तो 3.5 लाख लोग लेकर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गया। वहां भी नहीं होने दिया। हरियाणा में मेरा कार्यक्रम नहीं करने दिया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसके विरोध में मैंने 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया। वो वहां फडणवीस जो है मॉनिटर कर रहा था। जब उसको लगा कि ये कंट्रोल में नहीं है तो कमिश्नर को मेरे पास भेजा, कमिश्नर को मेरे पास भेजा और आरएसएस के हेडक्वार्टर को मैसेज दिया कि ये लोग कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी हेडक्वार्टर आ सकते हैं, आप लॉक लगाओ, भाग जाओ। भाग गए, आरएसएस के लोग ताला लगाकर भाग गए। अरे हम जाने के पहले भाग गए, गए नहीं तो पहले भाग गए। अभी सुना है हेडक्वार्टर नागपुर का अयोध्या लेकर जा रहे, मेरी वजह से। अरे भाई आपको क्या बताया जाए, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर मैं कभी भी घेर सकता हूं। आप जानते नहीं, नागपुर तो मेरा गांव है। चारों वेर आरएसएस के हेडक्वार्टर को हमारे लोगों के द्वारा घेरा हुआ है। सर अभी ये जो नामांतरण हो रहे हैं, औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, हाँ, और शहरों का नाम भी बदल दिया, इसके बारे में क्या ये है इसे? देखो जितने भी मुसलमान नाम है वो बदलने का चल रहा है कि नहीं। उस्मानाबाद, उस्मान मुस्लिम नाम है, औरंगाबाद मुस्लिम नाम है कि नहीं, बराबर। अहमदनगर ये नाम मुस्लिम है कि नहीं। गुजरात का अहमदाबाद। सुनिए सुनिए, हाँ बराबर है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लोग नाम बदल रहे हैं, इससे वो मैसेज देते हैं कि हम लोग मुस्लिम विरोध में हैं। तो ये लोगों का तुष्टीकरण करने का मामला है, खुश करने का मामला है, ताकि लोग उनको वोट दें। उन लोगों के हित में तो कुछ कर नहीं रहे। इससे कौन सी सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान हो गया? नाम बदल गया। कितने बेरोजगार को नाम बदलने से रोजगार मिल रहा है? कितनी महंगाई खत्म हो रही है ये नाम बदलने से। महंगाई करने वाले लोगों को फायदा हो रहा है ना, उन लोगों को फायदा हो रहा है, और जिनको फायदा हो रहा है वही चंदा देते बीजेपी वालों को। और कुछ पूछना है पूछो। थोड़ा सा 2 मिनट कुछ लेटर वगैरह दे देंगे। और पूछना है किसी को? अगर सवाल जवाब समाप्त हो गया तो हम अपनी मीटिंग कर लेते। थोड़ा नहीं, थोड़ा भी हम अपनी मीटिंग कर लेते हैं। इनके सामने से वो लेटर दे देते, थोड़ा सा जो नवी अपनी मैं बोल देता हूँ, वो जो 12 नवंबर तो अपने कार्य संगठन का मामला